सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में आज रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल है। रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेजिडेंट डॉक्टर ही देखते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों को हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। एक दिन पहले ही देश की राजधानी के एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला था। आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखते हुए हड़ताल की बात कही। यह हड़ताल सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टरों की होगी, वहीं इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। हमारी मांगे अलग से मांगी जाएंगी तो भी हो सकता है हम बंद करें। हमारे घर की लड़ाई नहीं है प्राइमरीली, ठीक है, पर हमारी एक साथ लड़ाई है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। हम सब ने जितने भी यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हम सब ने डिसाइड किया है कि हम आज हड़ताल पे बैठे हैं। जितनी भी इलेक्टिव सर्विसेज हैं, ओपीडी हो गया, इलेक्टिव ओटी हो गई, वो हमने बंद करी है। इमरजेंसी हमने बंद नहीं करी क्योंकि एज अ डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका हम ध्यान भी रखते हैं। इवन दो हमारे साथ जो आजकल कंट्री में हो रहा है वो बहुत गलत है, पर इसके बावजूद हम इमरजेंसी बंद नहीं करते। वेस्ट बंगाल में जो हुआ है वो न्यूज़ के थ्रू आप सबको पता होगा। फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर की ऑन ड्यूटी ब्रूटली रेप करके मर्डर किया गया है और उसके लिए ये लोग कोई भी ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, किसी भी अथॉरिटी ने प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिया। रात में उनका पोस्टमार्टम करके बस किसी तरह से मामला रफा दफा किया जा रहा है। मेरा पॉइंट ये कि ये हो क्यों रहा है? अगर आप 48 आवर्स ड्यूटी पे किसी को रख रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर रूम होना चाहिए, उसके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप इतना नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप हमसे उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि हम दिन रात यहाँ बैठकर किसी की ट्रीटमेंट करें? जो हम इस धरने में बैठे हैं इसका मेन रीज़न है जो फीमेल के साथ हुआ है, जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, आरजी मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है, इसका अगेंस्ट हमारा प्रोटेस्ट चल रही है। क्योंकि हम चाहते नहीं कि किसी के साथ ऐसा हो। एक कोई डॉक्टर उनका दिन रात ड्यूटी करके उधर उनका रूम पे है, उनके साथ जो अत्याचार और मर्डर हुआ है उनका तनिका होना चाहिए था। अब तक तो पूरा अभी तक नहीं हुई है। हमको चाहिए न्याय चाहिए, उसके लिए हम धरने में बैठे हैं। हम कभी जीवन में किसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि कोई मीडिया हमको इतना कवर नहीं दिया है, कोई बॉलीवुड से कवर नहीं दिया है, कोई हॉस्पिटल वाले इतना कवरेज नहीं दिए है। क्योंकि रीज़न ये है कि हम डॉक्टर से, क्योंकि हम अलग है, हम अलग नहीं है, आपसे जैसा ही है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, हमका राइट्स है। हम चाहते हैं कि किसके साथ ऐसा ना हो। सबका अपेक्षा यही है। जो बंदा दिन रात खाना छोड़ के, नींद छोड़ के काम कर रहे, काम करने के बाद भी उनका क्या मिला प्राइस? ये है कि उनका मर्डर और रेप ये नहीं चाहते हैं ना। इसलिए हमने आज से एम्स रायबरेली में स्ट्राइक में बैठे हैं कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में आज रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल है। रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेजिडेंट डॉक्टर ही देखते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। एक दिन पहले ही देश की राजधानी के एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला था। आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखते हुए हड़ताल की बात कही है। यह हड़ताल सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टरों की होगी, वहीं इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इरशाद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए, जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं उससे मरीजों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? आपको बता दें कि जो ओपीडी है, इमरजेंसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन ओपीडी पे लगभग बहुत ये ओपीडी जो केसेज है वो प्रभावित हुए हैं। अगर बात की जाए जीटीबी अस्पताल की, तो वहाँ पर लगभग 10,000 जो मरीज हैं वो डेली आते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात करें तो वहाँ 8,000 मरीज डेली ओपीडी के लिए आते हैं, जो कि इस हड़ताल से प्रभावित हो रहे हैं। और ओपीडी जो डॉक्टरों की हड़ताल है वो सिर्फ ओपीडी के जो डॉक्टर हैं वही हड़तालों पर हैं, जो रेजिडेंट्स के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल।
जी इरशाद, देखिए दिल्ली राजधानी है, यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं इलाज के लिए, तो वहाँ के हॉस्पिटल में क्या सेवाएं हैं, क्या बंद रखा गया है और कहाँ पर इलाज जारी है? देखिए, दिल्ली के अस्पतालों में अगर बात करें तो जो ओपीडी है, जो बाहर रोगी हृदय के जो ओपीडी है वो ही बंद की गई है। इसके अलावा इमरजेंसी और आईसीयू और जो अलग जो विभाग हैं वो सभी अस्पतालों के चालू हैं। जी मैं इस इरशाद, समय जी जी मैं इस समय मौलाना जनरल अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ। मेरी अभी डॉक्टरों से बात की गई तो वहाँ पर भी इस जो हड़ताल का ज़्यादा नहीं देखा गया। जो सुविधाएं हैं वहाँ पर भी लगभग 50% सुविधाएं जो वो चालू रही थी। जी अगर बात करें लोकनायक अस्पताल की, गुरु तेग बहादुर अस्पताल की और एम्स हॉस्पिटल और सफदरजंग अस्पताल को मिलाकर यहाँ पर जो ओपीडी है वो यहाँ पर बंद रही। जो ओपीडी जो हड़ताल का जो प्रभाव है वो ओपीडी में ही ज़्यादा पड़ा, जबकि इमरजेंसी और आपातकालीन सेवाएं यहाँ पर जारी रखी गई। जी इरशाद, डॉक्टरों की क्या मांगे हैं? डॉक्टरों की मांगे यही है कि वो जल्द से जल्द जो आरोपी है, जो आरोपियों को सजा की उनकी मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है अगर आरोपियों को जल्दी सजा नहीं मिली तो यह हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। जी इरशाद, मृतक के घर वालों के लिए भी डॉक्टरों ने मांग की है, क्या मांगे की हैं? लगातार डॉक्टर जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उस पर भी जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि इस पे चर्चा चलेगी। जी इरशाद, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर सियासी रण होने वाला है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार को लेकर बीजेपी ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। सीएम योगी ने सनातन को बचाने के लिए एकजुटता का ऐलान किया है, जिसके बाद उपचुनाव में बांग्लादेश हिंदुओं का मुद्दा सुनाई दे रहा है। इस उपचुनाव के बहाने योगी जिस तरह प्रखर हिंदुओं के एजेंडे को धार दे रहे हैं, उसका असर उपचुनाव में ही नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल अयोध्या भाजपा के लिए प्रतिष्ठा और आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। कि बांग्लादेश में जो अभी स्थिति बनी हुई है चिंताजनक है और एक जिम्मेदार पड़ोसी के बतौर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहां पे स्थिरता कायम हो। पड़ोसी देशों में अस्थिरता भारत के हित में नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से योगी जी, उसको एक सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के राजनीतिक आपदा में अपनी सांप्रदायिक पॉलिसी लागू करने, सांप्रदायिकता फैलाने के अवसर के बतौर वो देख रहे हैं। ये निंदनीय है। ये कहीं से भी भारत के किसी भी राजनेता को सूट नहीं करता है, उसकी गरिमा के खिलाफ है। 10 विधानसभा सीटों पर सियासी रण होने वाला है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार को लेकर बीजेपी ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। सीएम योगी ने सनातन को बचाने के लिए एकजुटता का ऐलान किया है, जिसके बाद उपचुनाव में बांग्लादेश हिंदुओं का मुद्दा सुनाई दे रहा है। इस उपचुनाव के बहाने योगी जिस तरह प्रखर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं,
उसका असर उपचुनाव में ही नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या भाजपा के लिए प्रतिष्ठा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने जिस तरह प्रखर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं, उसका असर उपचुनाव में ही नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अयोध्या भाजपा के लिए प्रतिष्ठा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने उपचुनाव में ही नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इस उपचुनाव के बहाने योगी सरकार जिस तरह प्रखर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है, उसका असर उपचुनाव में नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अयोध्या बीजेपी के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, इस चुनाव में बांग्लादेशी मुद्दा कितना असर दिखाएगा? देखिए सपना, अगर बात करें चुनाव के लिए तो बिल्कुल बात सही। जिस तरीके से 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो और इसी समय बांग्लादेश में जो सत्ता पलट हुआ है, कहीं कहीं बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की जो महिलाएं हैं, कहीं कहीं देखा जाए उनके साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। उसके साथ में हिंदुओं के घरों को जलाना और उसके बाद बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर हैं उन मंदिरों को जला देना, उन मंदिरों में तोड़फोड़ करना, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी घटना है। और इसी वक्त पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहीं कहीं इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी सरकार को घेरते हुए नजर आएगी कि उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव में अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है कहीं कहीं सरकार पर, केंद्र सरकार पर अगर देखा जाए तो बात करें तो आरोप लगाएगी कि जिस तरीके से बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जिस तरीके से लाखों हिंदू शरणार्थी वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि हमको इंडिया में लिया जाए, वहाँ पे जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, तो कहीं कहीं जिस तरीके से उनको अभी तक बांग्लादेश इंडिया में एंट्री नहीं मिल पाई है, कहीं कहीं बहुत बड़ी ये भी बात है, क्योंकि इसको भी जो अगर देखा जाए विपक्ष जो है कहीं कहीं इसको भी मुद्दा बना सकता है। जी राजेश, बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से किस पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ेगा? देखिए अगर बात करें बसपा की तो चाहे अगर पिछले 3 चुनाव की बात कर ले तो 3 चुनाव में बसपा का बिल्कुल ग्राफ अगर देखा जाए तो बिल्कुल गिरता हुआ नजर आया था, और उसके जो कोर वोटर थे कहीं कहीं देखा जाए तो उसके कोर वोटर भी वो जो है कहीं कहीं छिटक गए थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव जी राजेश, मायावती के जो कोर वोटर्स हैं बसपा में एक बार फिर से जाएंगे क्या? देखिए बसपा में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से बसपा का जो कोर वोटर है कहीं कहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ में मतलब चला गया था, और उसके साथ साथ मैं बता दें कि इंडिया गठबंधन के साथ जाने का सबसे बड़ा कारण था जिस तरीके से बसपा का जनाधार कम हो रहा था उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि इंडिया गठबंधन के साथ जाने की। लेकिन जिस तरीके से मायावती अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती का था, कल दिया था अपने जो भी उनके जिला कोऑर्डिनेटर और जितने भी जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी आए थे सारे लोग पदाधिकारियों को उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि बसपा जो है 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से बसपा अकेले ताल ठोक रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो हो सकता है कि एक बार फिर से जो बसपा का कोर वोटर है वो बसपा के खाते में आ जाए। जी राजेश, अखिलेश का पीडीए कार्ड पर योगी का सनातन एकजुटता का ऐलान कितना भारी पड़ सकता है? देखिए योगी आदित्यनाथ का जो सनातन की एकजुटता वाली बात है, कहीं कहीं देखा बात बिल्कुल सही है कि कहीं कहीं जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है तो उन 10 सीटों पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन और वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं कहीं इस मुद्दे को भुनाना चाहेगा कि जिस तरीके से
बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, हिंदू शरणार्थी, वो बांग्लादेश और भारत की सीमा पर वहां पे बैठे हुए इकट्ठा हुए हैं, वो भारत में आने की फिराक में, क्योंकि भारत आदेश करे उनको इंडिया में आने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वहां पे अभी तक हिंदू बैठे हुए हैं वहां बॉर्डर पर, और उनको अभी तक भारत में नहीं लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि भारत के इस मुद्दे को भी जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पूरा उठाने का प्रयास करेगी। जी राजेश, क्या कांग्रेस को इस चुनाव में फायदा मिलेगा या फिर सपा कोई कांग्रेस की तरफ से ही बैटिंग करनी पड़ेगी? देखिए, अगर दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हैं तो कहीं कहीं देखा जाए तो इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को भी फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर जैसे जिस तरीके से अभी तक कांग्रेस जो है कहीं कहीं वो अपना अलग राग अदा रही है कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ आप बता दें कि जिस तरीके से फूलपुर की सीट को लेकर अभी भी सामंजस्य नहीं बन पाया है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की अगर बात होती रहेगी कहीं कहीं देखा जाए तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और समाजवादी पार्टी की जो अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी फायदा हुआ था और इस चुनाव में भी फायदा होने की उम्मीद। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगी सरकार अपने सख्त रवैये और फैसले पर अडिग रहने के लिए जानी जाती है, लेकिन हाल ही में कई बार सरकार का यह दांव उल्टा पड़ते हुए दिखाई दिया है। इसी क्रम में कैदियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर आचार संहिता का हवाला देते हुए क्षमा याचिकाओं पर फैसले ले रही है, जबकि अदालत ने आदेश दिया था कि इस मामले में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएम ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने योगी सरकार पर तंज कसा है। सपा ने कहा कि सरकार खुद को कोर्ट से ऊपर समझती है। योगी सरकार को फटकार लगाई है, जिस पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। अदालत ने आदेशों को नहीं माना है, अदालत के आदेशों को नहीं माना है योगी सरकार ने, जिस पर अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की है। साथ ही कहा गया कि योगी सरकार एससी के फैसले को नहीं मानती है। आपको बता दें, इस क्रम में कैदियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर आचार संहिता का हवाला देते हुए क्षमा याचिकाओं पर फैसले ले रही है, जबकि अदालत ने आदेश दिया था कि इस मामले में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, अदालत ने योगी सरकार को फटकार लगाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सपना, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, कहीं कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जिस समय लॉकडाउन था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दिया था कि जो बंदी जेलों के अंदर बंद है उनको कहीं कहीं देखा जाए तो उनको छोड़ा जाए, उनको रिहा किया जाए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं कहीं कहीं उन्होंने इसमें हीला हवाली की और कोर्ट की बातों की अवहेलना किया है, तो जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हुई है उत्तर प्रदेश सरकार पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अब जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं कहीं कहीं देखा जाए तो उनको आप किसी कीमत पर हम बख्शेंगे नहीं। और दूसरी चीज कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जिस समय कोरोना का माहौल था, कहीं कहीं देखा जाए जिस समय आचार संहिता चल रही थी, पूरे देश में आचार संहिता चल रही थी और चुनाव हो रहा था, तो आचार संहिता में भी आदेश था कोर्ट की तरफ से कि आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आचार संहिता का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश था उस आदेश का अवहेलना किया है।
तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को कि आप किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके साथ सख्ती से निपटने का काम किया जाएगा। जी राजेश, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आखिर किसकी रिहाई का जिक्र किया है शीर्ष अदालत ने? देखिए, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो बंदी जिन बंदियों को रिहाई होनी है, जिसमें आचार संहिता चल रही थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था उनको रोका न जाए, उनको रिहाई दी जाए, उनकी रिहाई किया जाए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे, उन्होंने उनकी सुप्रीम कोर्ट की बातों का अवहेलना किया, उसके निर्देश का अवहेलना किया और उन्होंने क्या किया कि जिसमें आचार संहिता चल रहे थे, आचार संहिता के वक्त उनको रिहाई नहीं दी, उनको जेल में बंद तब भी रखा। तो उसी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। जिस समय आचार संहिता चल रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि आचार संहिता जो है वो आड़े नहीं आएगी रिहाई में। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी सख्त किया। क्या यूपी में सच में अफसरशाही बेलगाम हो गई है? बिल्कुल सत्ता, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो अफसरशाही जिस तरीके से बेलगाम हुई है, कहीं कहीं देखा जाए तो सरकार के साथ साथ में इस पे अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसीलिए बिल्कुल इस पर लगाम लगाया है जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जो अधिकारी है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार को भी निशाने पर लिया, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, योगी सरकार को भी निशाने पर लिया है, योगी सरकार के अधिकारियों को भी निशाने पर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि अब जितने भी उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उसके निर्देशों का अवहेलना किया, उनकी निर्देशों का पालन नहीं किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब सख्ती से निपटने का काम करेगा। जी राजेश, ब्यूरोक्रेट्स पर बीजेपी पार्टी के कई विधायकों ने उंगली उठाई है, तो क्या आने वाले दिनों में अफसरों पर गाज गिरती देखी जाएगी? बिल्कुल सपना, अब उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पे गाज गिरनी तय है क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को अब किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक अल्टीमेटम दे दिया था कि अधिकारी जो है कहीं कहीं देखा जाए तो वो जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सारे प्रतिनिधियों से मिलकर काम करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से जितने भी विधायक या मंत्री है उन्होंने भी इसके लिए आवाज उठाई थी कि जो उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी है वो प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं, प्रतिनिधियों का काम नहीं करते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल कड़े तेवर अपनाए थे और उसी को लेकर उसी तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट भी कड़े तेवर अपनाने का कदम उठाने जा रहा है। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के कई हिस्सों में बारिश ने आफत मचा दी है। कई राज्यों में इस समय बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ों से मैदान तक पानी से प्रलय जैसे हालात हैं। आसमानी प्रलय से सबसे ज्यादा प्रभावित पहाड़ी इलाके हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश के तेज बहाव से हो रहे लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा रखी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, चंपावत, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से सभी नदियां, झरने उफान पर हैं। उधर हिमाचल के ऊना से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मूसलाधार बारिश ने इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश कहर बनकर बरस रही है। धर्मशाला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित हुआ है। उधर उत्तराखंड के केदारनाथ के पैदल मार्ग पर भी लैंडस्लाइड देखने को मिला है। एक बड़ा पहाड़ टूटकर मंदाकिनी नदी में समा गया, जिसकी वजह से नदी का बहाव रुक गया और ऊपरी हिस्से में एक तालाब बन गया। इस घटना को देखते हुए प्रशासन ने गौरीकुंड से लेकर रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी किया है और लोगों से मंदाकिनी नदी के तरफ न जाने की अपील की है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ दरकने से सड़क पर टूटे हुए पेड़ों और मलबे का ढेर लग गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों के आवागमन को रोका गया है। हालांकि लैंडस्लाइड के कारण बंद हुए हाईवे को खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर सिरमौर हिमाचल प्रदेश की है, जहां पर लगातार बाढ़ प्रलय आ चुका है। दूसरी तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे